करंटली मैं नेटवर्क ज़ोन 13 में डेटा एनालिस्ट हूँ। मैंने यूट्यूब पे रिसर्च करके कई सारे कोर्सेज़ देखे, फिर मैंने फाउंड किया डेटा एनालिटिक्स के लिए द आईस्किल के प्लेटफ़ॉर्म को। उस टाइम तो इसका नाम द इंडस्ट्रीज़ हेल्पिंग हैंड होता था। उसके बाद तो मैंने तब से ही जॉइन किया, क्योंकि मुझे एजुकेटर्स कई सारे हैं, लेकिन मुझे अपने हिसाब से उनकी बताने का तरीका अपने हिसाब से सबसे बेस्ट लगा उस समय। तो मैंने वो चूज़ किया और उसी पे स्टिक रहा, और उस पे स्टिक रहने से मुझे चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में मिली। और कितना पढ़ना है, क्योंकि देखो ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन आपको चाहिए कितना, वो मुझे यहाँ पे मिला कि बस इतना पढ़ लो तो तुम तैयार हो लगभग इंडस्ट्री लेवल पे। तो फिर मैंने वही किया, वही फॉलो करते-करते आज मैं यहाँ पे हूँ कि जॉब लग गई। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट बाय द आई स्किल। और आज का पॉडकास्ट खास इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, एक स्टूडेंट जब प्लेस्ड हो जाता है तो किसी भी एजुकेटर के लिए सबसे बड़ा हैप्पी मोमेंट वही होता है। और आज मेरे सामने हैं आदित्य सिंह, जिनकी जर्नी अपने आप में काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड था बीएससी एमएससी से मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद में टेक्निकल फील्ड में जाने के बाद डेटा एनालिस्ट की जॉब को इन्होंने क्रैक किया है। एंड करेंटली आदित्य अभी वर्क कर रहे हैं एज अ डेटा एनालिस्ट इन नेटवर्क जोन। सो आदित्य, फर्स्टली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सो फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो बेसिकली लाइक आदित्य की जो जर्नी है इसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे शहर से आते हैं, कुछ लोगों का रूरल बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमएससी बीएससी की पढ़ाई की होती है और उसके बाद उनको लगता है कि अरे आईटी में जाना तो एक बहुत बड़ी बात है, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मेरे सामने एक ऐसे स्टूडेंट है आदित्य, जिनकी मेहनत हमने खुद इनकी मेहनत देखी हुई है, क्योंकि पर्टिकुलरली किसी भी इंटरव्यू में अपीयर करने से पहले कितने सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं, कितना सारा सेल्फ डाउट होता है। इन सारी चीजों को ओवरकम किया आदित्य ने, और काफी मेहनत करने के बाद में उन्होंने आज अपनी मेहनत के बल पे अपनी जॉब को इसको क्रैक किया है। तो आदित्य, सबसे पहले तो प्लीज अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम आदित्य सिंह और मैं जौनपुर से आता हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी अर्ली ग्रेजुएशन की है मैथ्स एंड साइंस में, जिसमें मैथ्स और केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री से। उसके बाद बचपन से मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरा बचपन से सपना था आर्मी में जाना, क्योंकि मुझे यूनिफ़ॉर्म बहुत पसंद थी। उसमें भी सिर्फ़ आर्मी में, इन्फेंट्री में, जिसमें मेरे फादर थे, जिससे थोड़ा एक्शन वगैरह देखने को मिले, क्योंकि वो आरआर में थे, तो 26 आरआर में उन्होंने सर्व किया है। तो मैं उसी में जाना चाहता था, फिर मैंने उसके लिए तैयारी कर रहा था, फिर एग्ज़ाम देने जा रहा था। आई थिंक मेरा सेकंड एग्ज़ाम था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बाद हुआ कि फिर नी की सर्जरी करनी पड़ेगी, नी में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद मेरी 2 सर्जरीज़ हुई। उसके बाद मैं मेडिकली अनफिट हो गया। फिर मुझे अपने पास था कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि आर्मी में तो जा नहीं सकते। और उसके बाद जौनपुर एक ऐसा शहर है, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं, या फिर यहाँ पे आपको रहना है, या तो आप बिज़नेस कर रहे हो, या फिर दूसरा है कि आपके पास सरकारी नौकरी हो। तो फिर आस-पास भी कोई ऐसा नहीं था। फिर मैंने उस टाइम तो टोटली बेड रेस्ट पे थे, फिर इंटरनेट पे सर्च किया कि क्या-क्या कर सकते हैं। फिर टेक्निकल फ़ील्ड को देखा, तो फिर पाइथन थोड़ी बहुत आती हुई थी। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया डेटा एनालिटिक्स। तो उसके बाद कई सारे मैंने चैनल को एक्सप्लोर किया। फिर था कि चैनल्स कई सारे हैं, जिससे आपकी टीचर्स कई सारे हैं, उनके पास नॉलेज भी है, सभी के पास नॉलेज है। आपकी ट्यूनिंग किससे हो रही है? फिर मैंने देखा, फिर आपके चैनल पे आया, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने कुछ जितने यूट्यूब पे थे सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए। फिर मुझे लगा कि ये तो नॉलेज पढ़ता जा रहा हूँ मैं, लेकिन एंडिंग कहाँ पे है? क्योंकि नॉलेज तो बहुत सारा है, और बेसिक गोल तो है जॉब पाना। अ, तो उसके बाद मैंने वो ले लिया, यहाँ पे कोर्स लिया, जिससे मुझे स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाए। क्योंकि एक कोर्स लेने के बाद आपको ये हो जाता है ना कि कल को कोई, जैसे पाइथन में हम पांडास पढ़ रहे हैं, या फिर कोई नई लाइब्रेरी वगैरह आ गई, या फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स के ऊपर मशीन लर्निंग में स्विच करेंगे। तो ये कोर्स के इसके बाद मुझे ये आइडिया हो गया कि अब ये जैसे लाइब्रेरी है, अब ये मेरे पास टूल है, इसको मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ? अब फिर उसके बाद मैंने बस अब ये है कि मैं बस डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ, उसके बाद मैं उस लाइब्रेरी को थोड़ा पढ़ के मैं समझ जाता हूँ कि ये पैरामीटर्स हैं, ऐसे-ऐसे लॉजिक लगा के यूज़ किया जा सकता है। सो आदित्य, जैसा कि आपने बताया कि आपके फादर ऑलरेडी मिलिट्री में थे, उन्होंने काफी सर्व किया हुआ है नेशन के लिए, और वो चीज देख के बचपन से कहीं ना कहीं आपका भी सपना था।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई उसके बाद में भी आपने हार नहीं मानी और एक अच्छी डेजिग्नेशन के साथ में अभी आप डेटा एनालिस्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। तो जब घर वालों को पता चला कि फाइनली अब प्लेसमेंट हो चुका है, तो फादर मदर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वो ही होते हैं पेरेंट्स जो सबसे बड़े आपके सपोर्टर होते हैं आपकी इस जर्नी में। मेरी मदर तो खुश थी, मेरी मदर कभी नहीं चाहती थी मैं आर्मी में जाऊँ क्योंकि मैं इकलौता बच्चा हूँ उनका, लड़का, तो वो नहीं चाहती थी, वो तो कहती थी कुछ भी कर ले। तो लेकिन तो मदर तो खुश है कि फाइनली उनको ये नहीं पता डेटा एनालिस्ट होता क्या है? उनको पता है कि टेक में जॉब करता है और फादर का रिएक्शन पापा का कोई रिएक्शन नहीं आता है। पापा हाँ, ठीक है, क्योंकि वो आर्मी वाले हैं तो उनका रिएक्शन ऐसा ही है। बिल्कुल। सो आदित्य, मेरा अगला सवाल ये है कि देखिए बहुत लोग, क्योंकि आप भी केमिस्ट्री, मैथ्स, बीएससी किया आपने, एमएससी किया, तो आपका भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड ही था। तो एक मन में हाँ, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, राइट, कि अरे मैं टेक्निकल में जाऊंगा तो मैं समझ पाऊंगा या नहीं कोडिंग, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हम तो अभी तक कुछ कोडिंग सीखे नहीं है, अब डेटा एनालिस्ट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद कुछ ऐसी दुविधा आपके भी मन में रही हो उस टाइम पे। तो आपको कैसे आप लगा कि हाँ डेटा एनालिस्ट पे मुझे जाना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बताइए आदित्य। बेसिकली मेरे फादर के एक दोस्त हैं, उनके बच्चे डेटा एनालिस्ट हैं, तो मैंने उनको देखा कि ये बन सकते हैं। हालाँकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अगर एंटर करना है, तो अगर नॉन मतलब थोड़ा बहुत टेक में जाना है तो उसके बाद तुम डेटा एनालिटिक्स चूज़ करो, उसके बाद क्योंकि डेटा की फ़ील्ड ही ग्रो हो रही है। एक तो तुम्हें देखना है कि टेक में घुसना है, ऊपर से उस फ़ील्ड में घुसना है कि जो ग्रो हो रही है। क्योंकि एआई भी आ गया है, एआई पूरी टोटली एक तरीके से काम करता है डेटा पे। तुम अगर उसके बाद अपग्रेड करना चाहते हो, तो उसके बाद मशीन लर्निंग और एआई पे जा सकते हो। तो फिर वो सब सोच के मैंने फिर डेटा एनालिटिक्स में हुआ कि फिर एक बार एंट्री करूँ क्योंकि गोल तो इससे बड़ा है। एग्जैक्टली। सो आदित्य, लाइक आप जब सर्च कर रहे होगे, जैसा आपने बताया आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देखे, फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि द आई स्किल से मेरे को कोर्स लेना चाहिए? क्या चीज आपको बेटर लगी और क्या कुछ एक्चुअल मतलब ऑनेस्ट फीडबैक जो भी रहा है आपका, वो आप शेयर कर सकते हैं? जैसे कि मेरा ये कहना है कि कहीं-कहीं पे ऐसा होता है ना जैसे आपको लगता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन ही मुँह से बता दी गई है। ना आप ट्यूटोरियल ले रहे हो लेकिन इसमें है ना कि इंडिया है तो थोड़ा जुगाड़ से कुछ समझाते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ऐसे कर सकते हो। जैसे कि अब हम डेटा एनालिटिक्स हैं लेकिन उसकी डेटा करते हैं तो हमारे पास क्या है कि फ्रंट एंड की नॉलेज नहीं है लेकिन बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब करके फिर समझ में आता है कि हाँ, पूरी तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं। सीक्वल तो आपने सीख लिया, उसको पावर बीआई से कनेक्ट करके फिर लॉजिक कैसे बिल्ड करते मेन तो है कि आप टूल सीख जाओगे, उसके बाद लॉजिक कैसे आता है आपके पास। एग्जैक्टली exactly. आदित्य, मुझे ये बताइए अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए। जब आप नेटवर्क जोन में अपना इंटरव्यू देने के लिए गए डेटा एनालिस्ट का, किस तरीके से रहा आपका इंटरव्यू और क्या कुछ चीजें पूछी गई? थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में इसलिए भी शेयर करिए क्योंकि जो जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इंटरव्यूज नहीं दिया है, उनको भी इसके बारे में पता चले कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो फेस करना पड़ता है कि आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आप उसमें परेशान रहोगे कि हो जाए, तो उसके बाद मेरी भावेश सर से बात हुई थी। एक तो आईस्केल से ये पता चला ना कि आपको 100% हमेशा सही नहीं बता देना है, 100% कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो आपको नेचुरल रखना है कि आप याद करके चले गए हो, वो पूछ दिया तो आपने एक लगातार बता दिया सारे आंसर्स, फिर उनको लगा एक रोबोट से बात कर ली है। उसके बाद आपको ये कन्विंस करना है कि कभी-कभी कुछ लोग एकदम बताने लगते हैं कि ये मुझे आता है, ये नहीं आता है। आपको बस ये कन्विंस करना है क्योंकि फर्स्ट राउंड जब आपका होता है, आपको बस ये कन्विंस करना है कि कैसे भी वो आपकी स्किल को टेस्ट ले लें, असेसमेंट दे दें कोई, क्योंकि उसके बाद ही आप जस्टिफाई कर पाओगे कि मैं नॉन टेक से हूँ, तो मैं कैसे एलिजिबल हूँ इसके लिए। तो मेन पहले तो स्टेप में उसको बाँट देना चाहिए कि पहले आपका एचआर राउंड होगा तो सिर्फ़ आपको सेकंड स्टेप के लिए उनको कन्विंस करना है कि मेरा टेक्निकल असेसमेंट या टेक्निकल राउंड ले लें। उसके बाद आप कई जगह शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। ओके। आदित्य, सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये होता है कि आपको भी पता है कि थोड़ी देर के इंटरव्यू में आपसे कोई पूरा पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू हर चीज नहीं पूछ सकता। तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा जो रिक्रूटर्स देखते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट्स। और यही रीजन है कि द आई स्किल के प्लेटफॉर्म पे भी जो हमारा डेटा एनालिस्ट का कोर्स है, आपने खुद कितने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो हुँ। प्रोजेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस आपको लगता है आदित्य? क्योंकि
अब आप सक्सीड हो चुके हैं, आपने एक प्रिपरेशन का भी दौर देखा है और उसके बाद में अब आपने सिलेक्शन का भी दौर देखा है। तो उस हिसाब से जितने लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा गाइड करिए कि रिज्यूमे में प्रोजेक्ट का, एंड टू एंड प्रोजेक्ट का खास तौर पे क्या महत्व है? एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स का बेसिकली रोल ये है कि हर हो सकता है कभी आपसे कोई प्रोजेक्ट पूछे बिना, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स मेंशन रहते हैं, पहले तो आपको लॉजिक बिल्डिंग देते हैं कि आप जैसे कि आपको कभी किसी कंपनी ने दे दिया कि ये डाटा स्क्रैप करना है, तो आपके पास लॉजिक है कि यहाँ पे मैं ब्यूटीफुल सोप यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं सेलेनियम यूज़ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक वगैरह करने हैं। तो आपके दिमाग में वो विजुअलाइज़ेशन हो जाना चाहिए। और ये तभी आप करोगे ना जब तक आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, तो मुझे लगता है तब तक ऐसा लगता है कि सब आ रहा है। जैसे वो बंद हुआ, उसके बाद खुद से कोडिंग लिखो तो जैसे लगता है अब कुछ आ ही नहीं रहा, बस लूप के एक नॉर्मल से फंक्शन लिखने हैं, वहाँ पे एरर आ जा रही है। तो उसके बाद जब आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट करते हो तो खुद से डीबग करते हो एक-एक लाइन, और डीबग जितना आप करोगे उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। एग्ज़ैक्टली। तो आदित्य, मुझे नेक्स्ट चीज़ ये बताइए कि जितनी भी चीज़ें देखो, पढ़ के तो हर कोई चला जाता है इंटरव्यू में, राइट? उसको हाँ। एक्सप्लेन करना और जो चीज़ें आपने पढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे भी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते थे तो एक बार तो वीडियो लेक्चर हमने देखा, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। खुद से हुँ। कितना टाइम, कितना एफर्ट, एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई के लिए देते थे? ये बहुत लोग पूछते हैं कि हम कितना घंटा पढ़ाई में देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। अपने बारे में बताइए थोड़ा, कैसे आप टाइम मैनेज करते थे? रोड मैप आप कैसे अपना फॉलो करते थे? और जो लेक्चर्स आप द स्किल में पढ़ते थे, उसके बाद खुद से कितना रिवीजन और प्रैक्टिस करते थे? मैम, टाइम की तो कोई लिमिट है नहीं कि कोई इसको मेज़र कर रहे हो तो मेरे ख़्याल से दिक्कत है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया और आपके ही प्रोजेक्ट को कॉपी कर लिया। लेकिन कभी आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि कुछ मुझे इसमें एनहांसमेंट कर सकता हूँ क्या? तो कभी आप बाइक चला रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये कर सकते थे, क्लिक हो गया, फिर आप आए, फिर वो कर रहे हो, फिर उसमें डिबग, फिर बताया वही चलता है, डिबग कर सकते हो। क्योंकि जो आपको मिला आप उससे अच्छा भी कर सकते हो। एग्जैक्टली exactly. आदित्य, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जब हम लोग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करके बहुत सारी स्किल सेट सीख लेते हैं, तो खुद ब खुद भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ चलो, अब एटलीस्ट मैं इतना अंडरस्टैंड करने लगा हूं कि आज की डेट में कोई मेरे को बोले कि डेटा स्क्रैप आउट करना है, डैशबोर्ड क्रिएट करना है, वो मैं इजिली कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जब आप लेक्चर्स देखते थे द स्किल के प्लेटफॉर्म पे, वो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा अंडरस्टैंड करने के लिए और चीजों को लर्न करने के लिए? यहाँ पे मेन चीज़ थी कि जो एजुकेटर्स पढ़ाते थे उनकी जो पढ़ाने का तरीका था, मैंने कहा ना नॉलेज सबके पास होती है, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए बेस्ट था, कि मुझे चीज़ें समझ में आती थी ईज़ी से, और उससे मतलब जैसे उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म सेट कर दिया कि मैंने इतना कर दिया है तुम्हें कि अब तुम नई चीज़ें भी सीख सकते हो, खुद से। दैट्स रियली ग्लैड टू हियर दैट कि देखो, एज अ एजुकेटर हमारा काम, मेरा, निशान भैया का, हम दोनों का काम यही होता है कि स्टूडेंट को इतना सिखा दिया जाए कि जब वो इंटरव्यू में बैठे तो उसके अंदर इतनी काबिलियत हो कि वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। कोई भी टीचर यहीं तक आपको पहुंचाने के लिए एफर्ट डाल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका एफर्ट था, क्योंकि देखो हमने ये भी रफ फेज भी देखा होगा आपने कि जहां पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कभी कॉल्स नहीं आते हैं, कभी डीमोरलाइजेशन होने लगता है कि अरे अभी तक नहीं हो रहा है। तो ये भी आपने सफ़र किया है, इस बारे में बहुत अच्छे से हमें पता है। इसके बारे में थोड़ा बताओ, जब ऐसे फ़ेज़ आता था, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते थे? हालाँकि वो बात अलग है कि आपका आर्मी में जाने का सपना था, तो मोटिवेशन की तो ऐसे अलग से कोई बात है नहीं, आपने इसी में सक्सीड किया है। बट फिर भी कभी ऐसे अप्स एंड डाउन्स होता था, तो हाउ वुड यू बैलेंस योरसेल्फ और पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखें? अप्स एंड डाउन्स में होता है ना, जब आप लिंक्डइन पे लोगो करते हो तो उसमें आता है कि किसी ने डेटा एनालिटिक्स में जॉइन कर लिया है, डेटा एनालिस्ट बन चुका है। तो उसमें फिर आपको लगता है कि अभी और पढ़ने की ज़रूरत है क्या? उसके बाद फिर आप लिंक्डइन पे, मेरे ख़्याल से सबसे अच्छा तरीका मैंने जो मुझे लगा कि लिंक्डइन पे आप रिक्रूटर्स की आईडी देखो, उनको उनसे कनेक्ट करो, डीएम करो, और फिर वहाँ पे यही कन्विंस करो, क्योंकि आप मेरे ख़्याल से 100-200 डीएम कर दोगे, रिप्लाई एक से ही आना है। उसके बाद आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद सेकंड राउंड होगा कि नहीं, अच्छा हुआ, उसके बाद कभी-कभी आपके साथ ऐसा भी होगा ना कि आपकी पैकेज की भी बात हो जाएगी, उसके बाद आप गोस्ट हो जाओगे। तो इसकी भी तैयारी पहले से रखनी चाहिए इंसान को कि जब तक ऑफर लेटर आ नहीं गया, तब तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। आदित्य, सेकंड थिंग ये भी थोड़ा-सा शेयर करो, क्योंकि देखो आपका एकदम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड था। पाइथन आपने धीरे-धीरे यूट्यूब से अपने से यहाँ से सीखना चालू किया था, स्किल से। तो क्या मतलब लोगों को जो लगता है, एक फ़ियर जो है लोगों के मन में कोडिंग का,
तो उससे हुँ। कैसे ओवरकम करना चाहिए जो एमएससी, बीएससी, बीकॉम और आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं? क्योंकि आपका भी नॉन टेक बैकग्राउंड था, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? कोडिंग से फ़ियर है तो पहले तो डेटा एनालिटिक्स में वो एक्सेल और पावर बीआई और सीक्वल कोडिंग तो है, लेकिन वो काफ़ी काफ़ी सिंपल है मेरे हिसाब से। लेकिन आप जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हो, तब आपको एक्चुअल यूज़ समझ में आता है, जॉइन्स का यूज़ है क्या? तो फिर सीक्वल आप समझते हो, और जो कोडिंग का फ़ियर है, वो तो आप करते-करते ही जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो फिर गिरेगा, फिर किसी दिन अप रहेगा, अप एंड डाउन्स तो आएँगे। ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाए, तो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो बहुत अच्छा है। एक बार के सिलेक्शन के लिए बहुत बार मेहनत करना पड़ता है। आपने जैसा अभी बातचीत के पहले भी अ, आप बता रहे थे कि मैंने तो कितने इंटरव्यूज़ दिए होंगे मुझे याद भी नहीं है। तो यस, यही इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि परिश्रम आपके हाथ में, आप वही कर सकते हैं। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम जॉब्स बढ़ा दें, हम पैकेज बढ़ा दें, उसके लिए खुद को ही तैयार करना पड़ता है। आदित्य, यस मैम। यहाँ पे जो आपकी लाइव सेशंस होते थे, लाइव डाउट क्लासेस का सपोर्ट आपको मिलता था, तो द स्किल के एंड से जब आपने कोर्स लिया, तो क्या-क्या चीज़ें आपको लगी कि बेटर है, मेरा निर्णय जो है लेने का कोर्स बेटर है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत जगह बहुत हाई पेइंग अमाउंट दे देते हैं, लाखों रुपए दे देते हैं, उसके बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या चीज़ बेटर लगी? आपका जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हो, आप बता दो। जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, वही रट के याद करके बता दो, सारे आंसर सही हो जाएँ, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। उन्हें भी समझ में आता है, वो भी स्मार्ट है, कि आप आंसर रटे-रटाए बोल रहे हो, अपना कुछ बोल रहे हो। तो आप एक्चुअल बताओ, फिर नॉन टेक वालों के लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि आप ये था, आप इसमें क्यों नहीं ट्राई किया? फिर आप उनको सच बताओ कि फिर मैंने इंटरनेट पे देखा, और मेन तो है कि डेटा की, मेरे लिए तो था कि ये बोल दो कि डेटा की फील्ड ग्रो हो रही है, और मैंने रिसर्च किया है इस पे। क्योंकि अब कुछ दिन बाद तो मुझे लग रहा है एआई फ्यूचर में आने ही वाला है। अभी तो मान लो वो रीज़निंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं कर पाता है, लेकिन वो कर लेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आप स्विच करोगे, और लेकिन डेटा एनालिटिक्स सिर्फ़ टूल्स नहीं है, वो आपकी माइंड की पर्सनल रीज़निंग है, जो आप विज़ुअलाइज़ करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। इसलिए आप कंपनी को चाहिए, नहीं तो एक्सेल वगैरह सिर्फ़ ये चला लेते हो, इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है फिर मेरे हिसाब से ये। एग्ज़ैक्टली। तो आदित्य, जैसा आप बोल रहे थे कि इंटरव्यू में तो ये पूछा ही जाता है कि भाई तुम तो नॉन कोडिंग से थे, अब डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी स्किल सेट है कि हम तुमको हायर कर लें डेटा एनालिस्ट के लिए? उस समय में आपने क्या जवाब दिया था? मैंने तो यही जवाब दिया कि हाँ, 100% है। बल्कि मैंने ये भी जवाब दिया कि आप बीटेक वाले से कंपैरिज़न भी कर सकते हो, मैं कम नहीं रहूँगा। तो एग्ज़ैक्टली। कॉन्फिडेंस तो लूज़ होने ही नहीं देना है। दैट्स द थिंग, दैट इज द कॉन्फिडेंस जो मैं बाकी लोग जितने भी लर्नर देखेंगे इस पॉडकास्ट को, यही कॉन्फिडेंस की बात है। और यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि तुम दुनिया में कोई भी ला दो, मेरे को भरोसा है, मैंने अपने स्किल सेट प्रोजेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग किए कि मैं लोगों से बेहतर हूं, ये कॉन्फिडेंस मेरे को अपने अंदर है। और यही जो आदित्य के अंदर आप लोग अभी कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, उसकी मेहनत का, ये कॉन्फिडेंस तभी आता है क्योंकि उसने घिस घिस के बहुत मेहनत की है, कई घंटे दिए हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तब जाके कॉन्फिडेंस आया और तब जाके इंटरव्यू क्रैक हुआ है। सो दैट इज द थिंग कि क्लास में भी जब हम लोग रिव्यू लेते थे, असेसमेंट वगैरह का जब मेरे पास शीट आती थी, तो आदित्य सिंह का नाम मुझे हमेशा दिखता था उसमें कि दैट इज समवन जो कि लर्न वगैरह प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। लाइव क्लासेस वगैरह जो आदित्य आप लोगों के यहाँ पे होती थी, जो अलग से आपके डाउट टीचर्स आपको असाइन होते थे, उसमें आपके डाउट्स रिजोल्यूशन का कितना सपोर्ट आपको द स्किल से मिला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरू में मैं पूछता था, उसके बाद मैंने सर से बात करते-करते उन्होंने ऐसा बताते थे कि डीबग तुम खुद से कर सकते हो। तो फिर अब तो एआई भी है, क्योंकि फिर मैं मुझे ये समझ में आया, जब आप खुद से डीबग करके रिसर्च करते हो ना, वो चीज़ आप भूलते नहीं। वो एग्जैक्टली आपके माइंड में रह जाती है, और वो चीज़ आपको हेल्पफुल हमेशा होगी, क्योंकि आप फिर वो भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छी बीटेक कॉलेज से उसने बीटेक किया है, तो वो कोडिंग में वही लिखेगा ना, लूप की जगह पे लूप ही लिखेगा, कुछ अलग से लिख नहीं देगा, जो आपको आता है। ट्रू। और मैं थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से था, तो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड तो फिर था, फादर से ही मिला है।
दैट्स द की थिंग। इसके लिए आपको हमेशा अपने फादर को शुक्रगुजार भी रहना चाहिए, क्योंकि असली पेरेंटिंग तो वही घर से ही शुरू होती है और उन्हीं को देख के इंसान सीखता है। बट इट्स ट्रूली ग्रेट टू सी दैट कि एक होता है ना जर्नी की, लाइक अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हम जस्ट तैयारी कर रहे हैं और वो भी मतलब नॉन कोडिंग वोडिंग बैकग्राउंड से हम लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइक होता है कि थोड़ा सा सेल्फ डाउट टाइप का। लेकिन आदित्य के अंदर ये चीज बहुत अच्छी थी शुरुआत से कि मैं सीख लूंगा और कोई बड़ी बात नहीं होता है सीखना, और यही रीजन है कि वो आज सीख भी लिए हैं और अपना इंटरव्यू क्रैक कर चुके हैं। आदित्य ये बताइए, अभी तो आपको टाइम हो चुका है नेटवर्क जोन में एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते करते, क्या सबसे बड़ा चैलेंजेस है? अब तो आप ऑलरेडी ऑन साइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है एक डे टू डे चैलेंज डेटा एनालिस्ट का कैसा होता है आपका दिन? अपने थोड़ा काम के बारे में बताइए, ताकि जो लोग अभी एस्पायर कर रहे हैं कि हाँ हम एक दिन काम करेंगे, उनको पता चले इसके बारे में। बेसिकली आपको जो आपने सोचा है, आपका मेन टा सबसे ज़्यादा टाइम तो डेटा क्लीन करने में निकल जाएगा। विज़ुअलाइज़ेशन सबको लगता है कि वो चार्ट बना देना है, तो वो नहीं है। मेन टाइम आपका डेटा क्लीन करने पे निकल जाएगा और हर बार अलग टाइप की पैटर्न्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको फिर दूसरा डेटा क्लीन विज़ुअलाइज़ेशन तो मान लो 10 या 5% मुझे लगती है, क्योंकि फिर वो तो पावर बीआई इतना अच्छा टूल है कि वो कर देगा आराम से। लेकिन आपको डेटा क्लीन अ, हमेशा उसके लिए सोचते रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी कभी-कभी नए-नए चैलेंजेस आ जाते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि अभी तक मेरे दिमाग में था कि डेटा स्क्रैप कैसे करते हैं। तो डेटा स्क्रैप हम करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का किसी की आईडी का करना है, तो हमें था कि कैप्शंस कर लिए, लेकिन दिमाग ये भी हो सकता है कि उसकी इमेज में जो चीज़ें दिख रही हैं, तो आप ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट कर लो या फिर ओसीआर से उसमें जो कीवर्ड्स हैं, वो भी एक तरीके का डेटा है, उसको भी आप स्क्रैप कर सकते हो। उसके बाद उसमें फ़िल्टर लगा के यूज़ कर सकते हो। क्योंकि समटाइम्स वो एडवर्टाइज़ कुछ कर रहा है, तो आप हो सकता है उसने कैप्शंस कुछ लिखे ही ना हो, इमेज में सारी चीज़ें लिखी हुई। एग्जैक्टली। आदित्य, सेकेंड थिंग इज दैट कि अभी तो जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत लोगों को ये भी लगता है वर्क फ्रॉम होम इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका क्या टेक है इस पे? और लाइक एक और क्वेश्चन मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगी, बहुत लोग ये भी डरते हैं कि अरे एआई आ जाएगा तो डेटा एनालिस्ट की जॉब को खतरा है। ऑल्दो ये नहीं होने वाला है, बिना डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट के एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत मुश्किल है, नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। तो क्या आपका टेक है इन दोनों चीजों पे, थोड़ा बताइए। एआई पे तो मेरा टेक है, एआई तो जैसे कि आपने पावर बीआई पढ़ा, विजुअलाइज़ेशन आप अगर पाइथन से करने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पावर बीआई एक टूल है जो आपके टाइम को बचाता है। वैसे एआई भी एक टूल है जो आपके टाइम को बचाएगा। हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा डेटा मैनेज कर सको ईज़ी। आपकी जैसे कि अब पहले क्या था कि हमारे सिंटैक्स एरर होते थे, फिर वीएस कोड आया, वो सिंटैक्स एरर को तो दूर ही कर दिया उसने। तो आप उसको लेवरेज कर सकते हो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि बनाया तो आपके लिए ही गया है वो। एग्जैक्टली। सो मेरा यही कहना होता है कि एआई कोई आपका लाइक ऐसा नहीं आपका जॉब रिप्लेस कर देगा, बल्कि वो आपके एक असिस्टेंट की तरह ही काम करेगा, जहां पे आप कितनी चीजें एआई को यूज करके अपने टाइम को बचा सकते हैं, ये कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आदित्य। जैसे कंपनीज़ में आप हो, तो अगर कोई नई टूल आती भी है, तो कंपनीज़ आपको चाहती है कि आप वो कोर्स कर लो या फिर वो कोर्सेज़ देती भी है आपको। और उसके बाद इतने सारे एजुकेटर्स हैं, वो अगर एआई सच में इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो भी पढ़ा देंगे। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? एग्जैक्टली। So Aditya, that's completely a very good take that you have given about the AI, a very positive sentiment you are having on the direction. तो मुझे एट लास्ट मुझे ये बताइए कि अभी तक तो आपने बहुत सारे ऑल दो एडवाइजर्स अपने शेयर किए हुए हैं, कोई भी लास्ट 3 एडवाइजर्स सजेशन दीजिए उनके लिए कि ये तो तुमको 3 चीज करना ही करना है, तभी जाके तुम्हारा डेटा एनालिस्ट का जॉब लगने वाला है। तो क्या वो टॉप 3 चीजें हैं जो हर किसी को करना चाहिए जो डेटा एनालिस्ट की जॉब करना चाहता है? पहली एडवाइस है कि शर्माना छोड़ दो। लिंक्डइन पे जाओ, डीएम करो, कुछ नहीं होता, करते रहो डीएम 100, 200, 300 जितने भी कर पा रहे हो करते रहो। और सबसे ये कहो कि मेरा इंटरव्यू ले लो, रिज़्यूमे भेजो, वो बोलेंगे कुछ भी बोलें, कोई आपको कह देगा आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, फिर भी बोलते रहो। एक होता है ना ढीठ शब्द होता है, वो बन जाना चाहिए हमें। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अपने आप को देखो डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन तो हमें पालना ही होगा कि जो हमारे फील्ड में जो जॉब पा रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स क्या थे, क्या क्या चल रहा है, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो आपको
बेसिक्स को तो जॉब नहीं मिलेगी, आपको भी पता है। वो उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना ही पड़ेगा। तो यानी आप उनको जितना आता है उससे आपको थोड़ा ज़्यादा ही आए, 2-3-4 चीज़ें आप ज़्यादा बता पाओ, वो सबसे बेटर है। और लास्ट तो यही है कि फिर आप कोई एक एजुकेटर पकड़ लो, 10-12 बार-बार बदलने की ज़रूरत नहीं है और उस पे स्टिक रहो, उन पे भी थोड़ा ट्रस्ट करके उस पे स्टिक रहो, क्योंकि फिर आप अलग-अलग चीज़ें पढ़ने जाओगे, तो फिर शुरू से शुरू ही करते रह जाओगे, तो फिर कभी अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि 100% रेडी कोई कभी नहीं होता है। मेरा ये मानना है 100% तो नहीं रेडी होगे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ये देखा, अगर उसे आपको सेलेक्ट करना है तो वो क्वेश्चन नॉर्मल है, नहीं तो अगर क्वेश्चन आपको भी पूछने का हक कोई दे दे, तो आपके पास भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको उसको 2-3-4 क्वेश्चन कि इसे ये नहीं आता होगा, आप पूछ दोगे, फिर उसे रिजेक्ट करना होगा तो आप कर ही दोगे। ट्रू, वेरी ट्रू। सो आदित्य, दैट्स रियली ग्रेट एंड आई एम होपिंग दैट कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आप इस फील्ड के अंदर जा चुके हैं और बेटर करेंगे आप, और नई इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी और नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। और आपका ये जो एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे होंगे, उनके मन में बहुत अविश्वास होता है कि कोई छोटे बैकग्राउंड से है, किसी की बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, किसी की डिग्री बहुत अच्छी नहीं है कि मेरी बीटेक की डिग्री है, कोई हाई-फाई कॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हम लगातार मेहनत करके सीख लेंगे और एट लास्ट सीख ही जाते हैं। तो आपकी जर्नी काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहा है, लेकिन फिर भी आदित्य, आपने मेरे लिए बहुत खुशी और प्राउड का मोमेंट है ये कि आपने इन चीज़ों को सक्सीड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू तो करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आधे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं या आधे लोगों को खुद से भरोसा उठ जाता है, लेकिन आपने पूरे तरीके से इसके लिए मेहनत की। एज़ अ टीचर हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपकी मेहनत है जो आज आप सक्सीड हुए हैं, और आपके पेरेंट्स का बेसिकली आशीर्वाद है जिनके कारण आप यहाँ तक पहुँच पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट आदित्य फॉर योर फ्यूचर endeavors ऑल्सो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू अनदर टाइम ऑल्सो, जहाँ पे और नई-नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करें अपने करियर में, तो वो भी आके आपके बाकी लर्नर्स जो हैं, जो आपसे सीख रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू आदित्य। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।